ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एसे राइटिंग। और याद रखिएगा आईएलटीएस में एसे राइटिंग 2/3 मार्क्स एसे के होते हैं और 1/3 होते हैं आपके टास्क 1 के। इन अदर वर्ड्स, आपका जो एसे राइटिंग है दैट इज़ फॉर 6 बैंड, टोटल 9 बैंड है ना, मैंने आपको बताया। एसे राइटिंग जो है वो 6 बैंड का है और जो टास्क 1 है वो 3 बैंड का है। उसमें आपको आउट ऑफ 3 मिलेगा, एसे में आपको आउट ऑफ 6 मिलेगा। तो एसे राइटिंग में जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है वो है 250 मिनिमम। ये जो वर्ड काउंट है ये मिनिमम वर्ड का है, मतलब आपके मिनिमम 250 होने चाहिए। मैक्सिमम आप 300 लिखें, 350 लिखें, उस पर कोई आपको पेनल्टी नहीं है। अगर आप 250 से कम लिखेंगे तो पेनल्टी है। टास्क 1 का वर्ड काउंट है 150 वर्ड्स मिनिमम, भले वो लेटर राइटिंग है या वो रिपोर्ट राइटिंग है, 150 वर्ड्स मिनिमम आपने उसमें लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, व्हेन वी गो ऑन विद एसे राइटिंग, सबसे पहले तो ये समझें कि आप जो एसे हैं उसके पार्ट कितने होते हैं। आइल्स का एसे थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग की स्कूलिंग में या ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ पे ऐसे क्या आता था, अनएम्प्लॉयमेंट। टॉपिक क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पे लिख दें पहले, अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, करप्शन होती क्या है, उसकी टाइप्स क्या है एंड ऑल दैट। आइल्स में ऐसा नहीं है। आइल्स में आपको टॉपिक मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक होगा, एक सिचुएशन डिस्क्राइब की होगी, फिर उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के बाद नीचे एक टॉपिक सेंटेंस होगा, वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कौन सी कैटेगरी है। टोटल 4 कैटेगरीज हैं ऐसे की, वो मैं आपको भी बाद में बताता हूँ। अच्छा, जो आइल्स का ऐसे है उसके 2 पार्ट्स तो आपको पता होंगे, एक हो गया इंट्रोडक्शन, एक हो गया कंक्लूशन। ये हर ऐसे में आएगा, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूशन। उसके दरमियान में इसको हम कहते हैं बॉडी पैराग्राफ्स। अब बॉडी पैराग्राफ्स जो हैं मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4। ये डिपेंड करता है ऐसे टाइप पे, ये डिपेंड करता है आपके प्लान पे, आपके प्लान पे भी डिपेंड करता है। सेम ऐसे टाइप में आप 2 पैराग्राफ्स लिख लें, आप 4 लिख लें तो भी ठीक है। या यू कैन डू इट। आई मीन उस पर ये नहीं होगा इन्होंने 2 लिखे, इनको कम बैंड स्कोर मिला, आपको 4 नहीं। उन पैराग्राफ्स के अंदर जो लिखा दैट विल डिटरमिन योर बैंड स्कोर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? ये एग्जैक्टली। सो अच्छा, अब ये जो बॉडी पैराग्राफ्स है ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी। ये आपका जो प्लान बनेगा उस पर डिपेंड करेगा ये, राइट? ओके, अब बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखना है ये सारा मैं आपको बाद में बताता हूँ। नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ एसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये मैं आपको इंपॉर्टेंस के लिहाज से बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट वन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो बाकी हैं वो फिर उससे नीचे तक चलते जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ओपिनियन एसे, राइट? ओपिनियन एसे, और इसको वैसे अग्री डिसअग्री ऐसे भी कहते हैं। ओपिनियन एसे को अग्री डिसअग्री और ओपिनियन एसे एंड ऑल दैट, ठीक हो गया। और दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप है वो है डिस्कशन एसे। डिस्कशन एसे। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप है हमारी, उसको हम कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे। प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे। एक आपको प्रॉब्लम दे देंगे, पूछेंगे इसकी कॉजेज क्या हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है, दैट इज व्हाट वी कॉल प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे। और फोर्थ टाइप है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एसे। ये 4 टाइप्स हैं और बात कर पता है क्या करते हैं, चारों को मिक्स भी कर देते हैं। एक पोर्शन एडवांटेजेस का उठा लिया, एक ओपिनियन का उठा लिया, एक पोर्शन कॉजेज का उठा लिया और एक पोर्शन फिर ओपिनियन का उठा लिया। तो अगर कोई 5वीं टाइप हो तो इनको मिक्स करके ही बनाया होगा। मेन हमारे पास 4 टाइप्स है ऐसे की, ये याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका पूरा मैंने आपको ये हैंड आउट जो दिया, इसमें टेम्पलेट है पूरा कि पैराग्राफ क्या होंगे, कितने होंगे, हर पैराग्राफ में क्या आएगा, डिटेल क्या है एंड ऑल दैट। अब जरा देखिएगा, अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ आवर एसे। ये एक टॉपिक है अपने इस हैंड आउट के पेज नंबर 7 के मिड पे आ जाए। ऑलराइट, अब टॉपिक क्या है, अब जरा सुनिएगा। अच्छा, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि टॉपिक को पढ़ना कैसे है और टॉपिक को समझना कैसे है, राइट? प्रिजन इज द बेस्ट पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल्स। अब जरा सोचें, प्रिजन इमेजिन करें, फैंटेसाइज करें जेल को, कैप्टिविटी, यहाँ की जो जेल है, जेल की सुलाखें एंड ऑल दैट। बेस्ट पनिशमेंट, हार्डशिप्स, बेस्ट पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल्स। के बेस्ट पनिशमेंट क्रिमिनल्स के लिए क्या है, प्रिजन। कि किसी ने कोई गलत काम किया उसको उठा के जेल में डाल दें। सो
प्रिजन इज द बेस्ट पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल्स। आगे क्या लिखा, हाउ फार डू यू अग्री और डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट। अब यहां से सबसे पहला काम पता है क्या करना है, टॉपिक पढ़ते ही आप लोगों को पता चल जाए कि ये कौन सा ऐसे है। होता है ना, शक्ल देखते ही नाम पता चल जाए, ठीक है। तो अगर शक्ल देखते ही नाम पता चल जाए तो टॉपिक देखते ही पता चल जाए ऐसे की टाइप कौन सी है। वरना क्या होगा, आया ओपिनियन ऐसे, भाई साहब लिखा है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे, फिर तवक्को कर रहे हैं कि मेरा 9 बैंड आएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला काम है टॉपिक को आइडेंटिफाई करना। अब बताता हूँ कि टॉपिक आइडेंटिफाई कैसे होगा, आसानी से बताता हूँ आपको। द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे दिया हुआ है तो सिंपली वो बोलेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ, या फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ, या फिर डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ समथिंग, दैट्स इट। और कुछ नहीं होगा। टॉपिक पढ़ते ही आपको होगा कि ये एडवांटेजेस मांग रहा है, डिसएडवांटेजेस मांग रहा है, समझ आ गया। अच्छा, अब प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे को कैसे आइडेंटिफाई करना है। दो तरह के होते हैं प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे, एक वो होता है जिसमें प्रॉब्लम और सोल्यूशन होता है, एक वो होता है जिसमें कॉज एंड सोल्यूशन होता है, ठीक है। कॉज का मतलब है रीजंस, राइट। तो प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे में हमेशा वो बोलेंगे लाइक व्हाट आर द रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम और दिस ग्लोबल इश्यू। कॉजेस पूछेंगे और सोल्यूशन, या फिर आपसे प्रॉब्लम पूछेंगे और सोल्यूशन। तो जब भी प्रॉब्लम का वर्ड आया, कॉजेस का वर्ड आया, सोल्यूशन का वर्ड आया, आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ओपिनियन ऐसे। ओपिनियन ऐसे में बहुत आसान है। जब भी आपको लगे ना कि ये मेरी राय मांग रहा है, यानी ये मुझसे, और उसमें क्वेश्चन लिखा होगा डू यू थिंक, डू यू बिलीव, राइट। तो जब भी आपको लगे कि आपसे आपका ओपिनियन मांग रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी ओपिनियन ऐसे। डू यू थिंक, डू यू बिलीव, या डू यू अग्री, हाउ फार डू यू अग्री, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री, एग्जैक्टली। जब आपको लगे ना ये पूछ रहा है कि अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, तो ये आपका ओपिनियन मांग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना दो चीट टॉपिक्स भी हैं। अब जरा सुनिएगा और मुझे बताइएगा ये कौन सा ऐसे होगा, सोच के बताना है, ठीक है। डू यू थिंक advantages of going to a foreign country outweigh the drawbacks? It is opinion, ठीक है। कुछ लोगों को लगेगा एडवांटेजेस, अच्छा लिख दो, ओके, ये 6 पैराग्राफ लिख दो एंड ऑल दैट, बट इट्स नॉट एडवांटेजेस। जिससे वो बोल रहे हैं डू यू थिंक एडवांटेजेस आउटवे ड्रॉबैक्स। फिर एक है डू यू थिंक दिस इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट। ये कौन सा होगा, ये भी ओपिनियन होगा, ठीक है। डू यू थिंक, यानी जब आपको लगा कि डू यू थिंक, हाउ फार डू यू अग्री, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री, तो ये आपका ओपिनियन ऐसे है। मैं फिर बता रहा हूँ, राइट टॉपिक को आइडेंटिफाई करके उस टाइप का ऐसे लिखाएंगे तो रीजनेबल बैंड स्कोर आ जाएगा, और अगर आपने किसी और टाइप का लिख दिया तो फिर बैंड बच जाएगा। फिर ना कहिएगा कि पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो 2 शीट्स एक्स्ट्रा भी लगाई थी, ठीक है। वो जो 2 शीट एक्स्ट्रा लगाई थी उससे 2 बैंड और कम हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा, इसके बाद है हमारी ऐसे टाइप डिस्कशन ऐसे। डिस्कशन ऐसे में याद रखें हमेशा डिस्कस का वर्ड आएगा, राइट। और उसमें 2-3 तरह से टॉपिक्स आते हैं। एक होगा डिस्कस बोथ व्यूज, क्या होगा, डिस्कस बोथ व्यूज। दूसरा क्या होगा, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन, ठीक है। और तीसरे नंबर पे डिस्कशन ऐसे को पहचानने का आसान तरीका क्या है, उसमें आपको 2 कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज दिए होंगे। Some people say life in a village is very pleasant and peaceful. On the other hand, some people believe life in a city is fascinating and luxurious. Discuss both views and give your own opinion. तो discussion ऐसे में there will always be 2 contrasting views. ठीक है, उन 2 contrasting views को आप लोगों ने डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन देना। ओपिनियन क्या है कि मैं किस व्यू को सपोर्ट करता हूं। ओपिनियन यही होगा ना कि आप विलेज लाइफ और सिटी लाइफ का बता रहे हैं, दोनों को अलग अलग डिस्कस किया, फिर एक पैराग्राफ में बता दिया कि मैं इनमें से किस को सपोर्ट करता हूं। ठीक हो गया, ये इस तरह से होगा, राइट। आई एम कमिंग टू दैट नाउ, राइट, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पैराग्राफ्स कितने आएंगे, बॉडी पैराग्राफ क्या होता है एंड ऑल दैट। ये सारा ये हैंड आउट पढ़ लीजिएगा, आपको एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। ये मैंने खुद डेवलप किया है, इससे आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जरा सुनिएगा,
जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं, सबसे पहले तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब ये सुन ले, इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट मिनिमम 1 सेंटेंस एंड मैक्सिमम 4 सेंटेंसेस, लेकिन मैं जो आपको भी तरीका बताने जा रहा हूं, आप उसमें 2 सेंटेंसेस लिख लें, दे आर इनफ। नो, इट्स नॉट दैट, इट मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट। स्ट्राइकिंग कोई आप कोई न्यूज़ रील नहीं बनाने जा रही कि स्ट्राइकिंग होना चाहिए, नॉट एट ऑल, नो, नॉट इन आइल्स। ओके, कि अब ये किसी बेचारे को स्ट्राइकिंग आइडिया ही नहीं आ रहा तो वो क्या करे, कहाँ से लेके आए? हाँ, या इट्स नॉट लाइक न्यूज़ कि कोई अपना नहर में छलांग लगाएगी या लगाएगा तो खबर चलेगी, वरना नहीं। हाँ, पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाती है, सबको पता चलता है, कम होती है पता ही नहीं चलता। मैंने देखा, मैंने कहा ये कम हो गया अब तो, ये एग्जैक्टली, तो वो न्यूज़ नहीं है। पेट्रोल की कीमत का नीचे आना न्यूज़ नहीं है, ऊपर जाना बहुत बड़ी न्यूज़ है, राइट? 20 पैसे भी ऊपर जाएगा डॉलर तो बड़ी न्यूज़ है, ये एग्जैक्टली। अच्छा सुने, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले 2 सेंटेंसेस अगर आप लिखते हैं ना तो क्या होगा? सेंटेंस नंबर 1, पैराफ्रेज द टॉपिक, यानी टॉपिक को अपने वर्ड्स में लिख दें, पैराफ्रेज द टॉपिक। और ये जो मैं सेंटेंस नंबर 2 बता रहा हूँ, ये हर ऐसे में आएगा। कोई भी ऐसे टाइप आप लिखें, कुछ भी हो, हर ऐसे में ये आएगा। और ये सेंटेंस नंबर 2 क्या है? इसको हम कहते हैं थीसिस सेंटेंस, THESIS। क्या कहते हैं? थीसिस सेंटेंस। अब थीसिस सेंटेंस क्या होता है? थीसिस सेंटेंस आपका प्लान बताता है। आप इसको, अगर थीसिस का वर्ड मुश्किल लगता है ना, आप लिख लें प्लान, PLAN, प्लान, प्लान सेंटेंस। तो थीसिस सेंटेंस जो है वो एग्जामिनर को बता देगा कि आपने कौन सा ऐसे लिखा, यानी उसकी टाइप क्या है। अगर आप लिखते हैं ना, आई स्ट्रांगली बिलीव, थीसिस सेंटेंस लिख रहे हैं, आई स्ट्रांगली अग्री विद दिस व्यू पॉइंट, एग्जामिनर को क्या पता चला कि ये ओपिनियन ऐसे लिख रहा है। अगर आपने लिखा इन दिस एसे आई विल डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव माई ओन ओपिनियन, एग्जामिनर को पता चल गया कि इसने डिस्कशन ऐसे लिखा है। अगर आप लिखते हैं in this essay I will highlight the problems and try to give their solutions or anything like that, right? और अगर आपने लिखा in this essay I will discuss some of the benefits of going to a foreign country and some of the challenges, तो ये कौन सा हो गया? Advantages। तो जो thesis sentence है, अब आपने IELTS में heading तो होती नहीं, वरना आप सबसे पहले टॉप पे लिखते ओपिनियन ऐसे, कि एग्जामिनर को ताकि पता चल जाए कि मैंने ओपिनियन ऐसे लिखा है। ना हेडिंग होती है, ना आप मार्कर यूज कर सकते हैं, एक सिंगल। और कोशिश करें कि आप पूरा आइल्ट्स का टेस्ट पेंसिल से करें, ठीक है? पेन और ये मार्कर तो खैर आपको अंदर भी नहीं लेके जाने देंगे। और अरब कंट्रीज में तो स्ट्रिक्टली उन्होंने ये कर दिया कि सिर्फ पेंसिल यूज करनी है, राइट? अरब कंट्रीज से बता दिया कि अभी रिसेंट कुछ टेस्ट हुए हैं UAE में, कतर में, सऊदी अरेबिया में, तो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि वो खुद पेंसिल प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स को कहते हैं आप स्टेशनरी भी ना लेके आएँ, 1-2 पेंसिल्स दे देंगे या इरेजर दे देंगे आपको, एंड यू कैन टेक योर टेस्ट। तो कोशिश ये करें कि आप पेंसिल यूज़ करें, ठीक है? पेंसिल से आप इरेज भी कर सकते हैं, दोबारा भी लिख सकते हैं, ऑल दैट। अच्छा जी, ये हमारा हो गया जी थीसिस सेंटेंस। तो मैंने बताया 2 सेंटेंसेस में आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, राइट? 3 लिखने हैं, 4 लिखने हैं, तो इस हैंडआउट में बताया हुआ है क्या होगा। अच्छा, अब ये देखना है कि जो बॉडी पैराग्राफ है उसमें आपने क्या लिखना है। बॉडी पैराग्राफ क्या होगा, उसमें आप क्या लिखेंगे, दैट्स द मेन थिंग, ठीक है? बॉडी पैराग्राफ में याद रखिएगा, आइल्स में कभी भी आपको अच्छा बैंड नहीं मिलेगा अगर आप 50 आइडियाज़ देते हैं, राइट? उन्होंने ऐसे लिखा जी, आपको टॉपिक दिया एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे, आपने क्या किया 20 एडवांटेजेस और 35 डिसएडवांटेजेस। फिर बड़ा खुश होता हूँ, मैंने 35 डिसएडवांटेजेस लिखे, 20 एडवांटेज नहीं, उनको सिर्फ 2 एडवांटेजेस चाहिए, 2 अलग अलग पैराग्राफ्स में। उनको सिर्फ 2 डिसएडवांटेजेस चाहिए, 2 अलग अलग पैराग्राफ्स में, और उसको आपने आइडियाज शुड बी वेल डेवलप्ड। अब सुनिएगा डेवलपमेंट ऑफ आइडिया क्या होता है। बॉडी पैराग्राफ वो होते हैं जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के दरमियान में होंगे। बॉडी पैराग्राफ में सेंटेंस नंबर 1 प्रेजेंट द टॉपिक सेंटेंस। अगर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे है तो एडवांटेज नंबर 1, अगर प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे है तो प्रॉब्लम नंबर 1, राइट? अगर ओपिनियन ऐसे है तो आर्ग्यूमेंट नंबर 1, अगर डिस्कशन ऐसे है तो फर्स्ट साइड ऑफ डिस्कशन, राइट? सबसे पहले यू गॉट टू प्रेजेंट दैट मेन आइडिया। सेंटेंस नंबर 2 एलैबोरेट दैट मेन आइडिया। अब बताएं आपका क्या मतलब है उस चीज़ से, यानी उस चीज़ को एक्सप्लेन करें। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 गिव अ रेलेवेंट एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल नहीं है घबराना नहीं, आपने फर्दर उस आइडिया को डेवलप कर देना है। मतलब आपने एक आइडिया बताया,
फॉर एग्जाम्पल रीजन नंबर 1 आपने बताई, रीजन नंबर 1 को एलेबोरेट किया, अब एग्जाम्पल दी, एग्जाम्पल नहीं है तो फर्दर एलेबोरेट उसको करते हैं, और ये फोर्थ सेंटेंस है, इसको हम कहते हैं कंक्लूडिंग दैट पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ को आपने कंक्लूड कर दिया। तो ये जो 4 सेंटेंसेज है ना, अब यहाँ पे आपका वो 3C आएगा, C फॉर कंपाउंड, C फॉर कॉम्प्लेक्स, C फॉर कंडीशनल। तो ये 4 सेंटेंसेज में 2 सेंटेंसेज आप लिख सकते हैं कंपाउंड, 1 सेंटेंस लिखते हैं कॉम्प्लेक्स, और अगर कोई एग्जाम्पल देनी है तो वहां पे कंडीशनल आएगा, वरना आप ये भी कर सकते हैं 2 कंपाउंड 2 कॉम्प्लेक्स, या 3 कंपाउंड सेंटेंसेस 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, एग्जामिनर कहते हैं ये अच्छे इंग्लिश लिखने वाले हैं तो इनको 7 बैंड की कैटेगरी में होना चाहिए। जब आप एक भी सेंटेंस लिखते हैं ना, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये लिख सकते हैं। तो कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंडीशनल सिर्फ अगर कोई एग्जाम्पल देनी है तो तब आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज मेनली कंपाउंड ज़्यादा से, और सिंपल सेंटेंस नहीं लिखना। सिंपल सेंटेंस लिखने का मतलब है कि आपको बैंड स्कोर 4 या 5 मिलेगा। आप लिखते हैं आई हैव अ मोबाइल, इट इज़ वेरी यूजफुल, आई बॉट इट लास्ट मंथ, आई यूज़ इट एवरी डे, ये हैं सिंपल सेंटेंसेस, राइट। अगर आप ये कहते हैं आई हैव अ मोबाइल एंड दिस मोबाइल इज क्वाइट यूजफुल फॉर मी, इट वॉज गिफ्टेड टू मी ऑन माई बर्थडे बाय माई फादर, दैट इज वाई आई लव दिस मोबाइल वेरी मच। आइडियाज को कनेक्ट कर दिया, कंपाउंड सेंटेंसेस बना दिए, यू विल गेट गुड बैंड स्कोर। अदरवाइज काउ हैज 4 legs, इट हैज़ 2 eyes, तो फिर आपको बैंड स्कोर भी उसी के मुताबिक मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। कहानियाँ सुनना आसान लगता है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। फिर मैं आपको कहूँ जी अगर ऐसा लिखेंगे तो 8 बैंड आएगा, ठीक है, बड़ा अच्छा लगेगा, कितना मज़ा आ रहा है ना, सर ने 8 बैंड हमारा ले भी आए, ठीक है। और मैं अगर चाहूँ तो मैं आपको भी कनाडा पहुँचा भी दूंगा। तो कई स्टूडेंट्स को तो मैंने बैग भी खरीद भी दिया था, बैग भी जाके लिया, किधर जा रही थी, मैं कनाडा जा रहा हूँ, अभी आइट्स तो किया ही नहीं है, वो आइट्स भी हो जाएगा, ठीक है, पहले तैयारी तो करें जाके क्या होता है, ठीक है। तो इस पर आपको एफर्ट करना पड़ेगी, ये सारी चीज़ें, मतलब एटलीस्ट अब देखें होगा क्या, वी कम टूवर्ड्स कंक्लूशन। कंक्लूशन ये है कि आपको एक पूरा रोड मैप मिल गया कि ये आइल्स है, ये 16 किताबें हैं, ये इसके रिसोर्सेज हैं और मैंने तैयारी करनी है। और एक चीज़ बताऊं, कोचिंग सेंटर का रोल जो है ना वो सिर्फ 1-2-3%, और वो भी अगर आपको किस्मत से अच्छे टीचर मिल गए तो, वरना आइल्स के नाम पे कोनो फिरकी ले रहा है, कौन सी मूवी का डायलॉग है, कोनो फिरकी ले रहा है, ठीक है, आइल्स के नाम पे बड़े लोग फिरकी ले रहे हैं, ठीक है, लिख के लगाया हुआ है 8 बैंड गारंटीड। और कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, मेरा एक स्टूडेंट था, उसने एक और, मतलब लाहौर से नहीं है, एक और सिटी से है, उसने आइल्स का एग्ज़ाम दिया फर्स्ट टाइम विदाउट एनी प्रेपरेशन, राइटिंग में उसका बैंड आया 6.5। बहुत खुश, कहता सर मैंने तो अभी तैयारी भी नहीं की थी, मैं तो कहीं गया ही नहीं, तो मेरा 6.5 आ गया, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है 7। तो मैंने कहा फिर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करने, कहता सर मुझे समझ आ गई क्या करना है, अगर बगैर तैयारी के ये हो सकता है तो बस। फिर उन्होंने जनाब लोकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, रेगुलर गए, टीचर था कोई मेरी तरह का, ये कर लो वो कर लो ये करो, पूरी तैयारी करके उसको वोकेबलरी के रट्टे लगवाए, उसको ये किया, दोबारा जाके आइट्स का टेस्ट दिया तो राइटिंग में 5.5। गुस्से में आ गया, कहता मैं इस्लामाबाद जाके आग लगा दूंगा इनके दफ्तर को, मैं इन पे केस कर दूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊंगा। तो हुआ क्या, वो टीचर ने उसकी इंग्लिश जो एक नेचुरल स्टाइल पे चल रही थी ना, उसका सत्यानाश किया। उसको कहा कि बेटा ये वाले वर्ड्स लिख के आओगे तो अच्छा, ऐसा कुछ भी आप लिखेंगे जो आपका नहीं है, ठीक है, आपकी औलाद और आइट्स के जो वर्ड्स आप लिख के आते हैं वो अपनी हो तो पता चलता है, अगर अपने नहीं है तो उनको फौरन पता चल जाएगा कि ये वर्ड्स इसने लगाए हैं ताकि इसको अच्छा बैंड स्कोर मिले। ऐसे वर्ड्स जो अपना फंक्शन नहीं दे रहे, आपने एक पैराग्राफ में वर्ड लगा दिया एमिंग, उसका कोई कहीं पे कोई तुक नहीं बन रही, कोई वास्ता नहीं है, फिर आपने क्या किया, आपने रट्टा लगा के कुछ लिख दिया, तो ये सारी चीज़ें बैंड ऊपर, यानी उस बेचारे ने 2 महीने एफर्ट की अपना एक बैंड स्कोर कम करने की, ठीक है। तो जो अगर आप बगैर तैयारी के करते हैं ना, वो आपका एक नेचुरल इंग्लिश का, और इसको वो अप्रिशिएट करते हैं, स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी। रट्टा लगाया हुआ, प्री प्लान्ड आंसर, पहले से रट्टा लगाया, पहले से प्रिपेयर किया हुआ, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बैंड ऊपर लेके जाने की बजाय बैंड को नीचे ले आती हैं। फिर आप कहते हैं हुआ क्या, तैयारी के बगैर तो मैं सही था, तैयारी के बाद ये हो गया। तो ज़्यादातर लोगों को, टीचर्स को खासतौर पे आइट्स के जो कोचिंग सेंटर्स हैं सो कॉल्ड, उनको खुद भी नहीं पता कि क्या होगा। तो यानी एक अच्छा खासा स्टूडेंट आता है, उसका सत्यानाश करके उस बेचारे को लो बैंड पे ले जाते हैं, राइट। सो बी केयरफुल, राइट, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।